नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का संभावित पेपर 1, जो कि दोस्तों आपके जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास में हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हाल फिलहाल में एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद हैं? बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। और साथियों, हमने इसमें 25 क्वेश्चंस लिए हैं। और साथियों, आप लोग जो है कमेंट में बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने 25 में से। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा चौथे दोस्तों जो है स्तर पर ये बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता जो है खाद्य श्रृंखला में आते हैं। अब दोस्तों जो चौथा स्तर है इसमें साथियों कौन से पशु आते हैं? तो दोस्तों बाघ हो गया दोस्तों, और शेर हो गया। ये दोस्तों जो है इसमें आते हैं, ये साथियों चौथे स्तर में जो है आते हैं खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कई वर्षों के दौरान परमाणु मॉडल में सुधार किया गया है और निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इनका जो क्रम है इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर साथियों आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, क्या है दोस्तों? थॉमसन का परमाणु मॉडल दोस्तों मतलब दूसरा। इसके बाद साथियों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पहला। दोस्तों इसके बाद तीसरा। ये दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा। मतलब दोस्तों पहले नंबर पर ये आ जाएगा और साथ ही दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पर दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल ये दोस्तों आ जाएगा। तो इसका दोस्तों ये सही क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला और तीसरा। ये दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा फैक्ट की। ये भी दोस्तों आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो निम्नलिखित 5 परमाणु मॉडल हैं। कितने मॉडल हैं? तो साथियों निम्नलिखित 5 परमाणु मॉडल हैं। कौन कौन से? डाल्टन का बिलियर्ड बॉल यानी दोस्तों ठोस गोला मॉडल, जिसे किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने विकसित किया था। इसके बाद दोस्तों है जे जे थॉमसन द्वारा दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है? जे जे थॉमसन द्वारा दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दोस्तों प्रस्तावित नाभिकीय मॉडल, नील्स बोर द्वारा विकसित ग्रही मॉडल, इरविन श्रोडिंगर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या दोस्तों इसको क्वांटम मॉडल भी कहते हैं। तो ये दोस्तों निम्नलिखित 5 परमाणु मॉडल हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल। क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो एथेनॉल है, ये साथियों एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व है। जिसने भी दोस्तों इसका आंसर 3 दिया है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। तो एथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, साथियों जो एथेनॉल है इसको एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका उत्पादन ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से होता है। किससे होता है? दोस्तों इसका उत्पादन जो है ईस्ट के द्वारा शर्करा के किण्वन से होता है। एथेनॉल अल्कोहलिक पेय पदार्थों के नशीले प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मनोदशा और दोस्तों व्यवहार जो है ये बदलाव आता है। मानव की जो मनोदशा होती है दोस्तों व्यवहार में ये बदलाव लाता है। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? क्या है क्वेश्चन? ईस्ट में अलैंगिक जनन दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा दोस्तों जो है ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट की यहाँ पर। तो साथियों जो अलैंगिक जनन है क्या होता है ये? तो अलैंगिक जनन में दोस्तों पौधे बिना बीज के नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। मतलब दोस्तों जो अलैंगिक जनन होता है इसमें साथियों अलैंगिक जनन में पौधे जो है बिना बीज के जो है नए पौधों को जन्म दे सकते हैं, नए पौधों को जो है जन्म दे सकते हैं। और दोस्तों जो विखंडन होता है जहां जीव का शरीर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जिसे खंड कहा जाता है। और दोस्तों प्रत्येक खंड एक वयस्क में विकसित होता है, जैसे दोस्तों शैवाल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो शैवाल है, शैवाल में दोस्तों किस प्रकार का जनन होता है? दोस्तों ये जो है विखंडन होता है इसमें, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, शैवाल में साथियों विखंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कायिक जनन की, साथियों जो कायिक जनन है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें दोस्तों जड़ों, तनों, कलियों से जो है नए पौधे पैदा होते हैं। क्योंकि दोस्तों जनन पौधे के वनस्पतिक भागों के लिए होता है और दोस्तों इसलिए जो है इसे कायिक जनन कहा जाता है। जैसे दोस्तों शकरकंद हो गया, अदरक हो गया, इसमें साथियों जो है क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो है कायिक जनन होता है। ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों शकरकंद हो गया, अदरक हो गया, घास हो गया और दोस्तों आदि, ठीक है। तो ये साथियों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों जो है कायिक जनन के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है बीजाणु निर्माण। ये दोस्तों कवक, कुकुरमुत्ता और क्लैमाइडोमोनास में दोस्तों ये जनन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें मुकुलन की, तो ईस्ट कोशिका से निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे भाग को मुकुलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ईस्ट कोशिका से निकलने वाले जो छोटे बल्ब जैसे जो भाग होते हैं इन्हीं को मुकुलन कहा जाता है। मुकुल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता है और मूल कोशिका से अलग हो जाता है और एक नई ईस्ट कोशिका बनाता है। क्या दोस्तों? एक नई जो है ईस्ट कोशिका बनाता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल जो है खमीर, स्पंज और हाइड्रा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मुकुलन। दोस्तों अगर आपसे खमीर पूछ लिया जाए या स्पंज पूछ लिया जाए, तब दोस्तों उसमें भी मुकुलन के द्वारा जो है जनन होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है और यह निम्न का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों जब किसी धारावाहक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। दोस्तों ये जो है किसका जो है कार्य सिद्धांत है? तो याद रखिएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा मोटर का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसने भी इसका आंसर 2 दिया है उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। तो साथियों जो विद्युत मोटर का कार्य पूर्णतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ये आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो विद्युत मोटर है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शामिल होता है। क्या होता है दोस्तों इसमें? इसमें दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शामिल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो संगमरमर है इसका रासायनिक सूत्र क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों जो है इसका रासायनिक सूत्र है। यानी दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं जो फैक्ट है। तो संगमरमर का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों इसका रासायनिक नाम है और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। कैसा है दोस्तों? तो ये साथियों जो है एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जब इनको मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है दोस्तों? कि दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोस्तों CO2 के साथ धीरे धीरे
अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है और दीवारों पर सफेदी करने के 2 से 3 दिनों बाद कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर चमक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भोजन खाने व निकास में से घंटे लगते हैं। बताइए दोस्तों कि जो भोजन को जब खाते हैं और जब भोजन निकलता है तो इसके बीच दोस्तों कितने घंटों का समय लगता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों भोजन खाने व निकास में दोस्तों 12 से 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं तो साथियों 12 से 24 घंटे लगते हैं। 12 से 24 घंटे दोस्तों लगते हैं। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 दिया है उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फैक्ट की। तो साथियों जो पाचन है, पाचन जो है ये जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषित करने योग्य अवस्था में बदलने की इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र द्वारा यांत्रिक और जैव रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो पाचन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों पाचन तंत्र द्वारा यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा ये किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्सर्जन की। तो साथियों जो उत्सर्जन है ये साथियों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर सभी उपापचयी अपशिष्टों से स्वयं को मुक्त करता है। मानव उत्सर्जन में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों और आंतरिक अंगों से होकर गुजरता है। इसको दोस्तों उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, दोस्तों आगे देखते हैं पाचन और उत्सर्जन के लिए समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों समय देख लेते हैं कि कितना समय लगता है पाचन और उत्सर्जन में। तो दोस्तों पाचन और उत्सर्जन में भोजन करने के बाद भोजन को व्यक्ति के पेट और छोटी आंत से गुजरने में कितना समय लगता है, तो 6 से 8 घंटे का समय लगता है। कब कि व्यक्ति के पेट और छोटी आंत से गुजरने में। पेट में दोस्तों भोजन को 4 से 5 घंटे तक संचित करता है। मतलब दोस्तों जो पेट है, पेट दोस्तों भोजन को 4 से 5 घंटे तक अपने अंदर रखता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि क्रमिक पाचन पश्चात क्या दोस्तों कि क्रमिक पाचन के पश्चात जल अवशोषण और अंततः अपचित भोजन के उन्मूलन के बाद भोजन एक बड़ी आंत मतलब दोस्तों बृहदान्त्र में प्रवेश करता है और दोस्तों हमारे शरीर में भोजन को निकलने में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सिरका। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रसोई में जो है सिरका जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर जिसने भी लगाया है उसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेलन घर्षण है या दोस्तों इसको रोलिंग घर्षण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है घर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, इसका दोस्तों जिसने भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो जो साथियों बेलन घर्षण है तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है जैसे कि पहिया या गेंद। ये दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये दोस्तों ये जो है बेलन घर्षण के एग्जाम्पल है या दोस्तों रोलिंग घर्षण के ये एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्थैतिक घर्षण की। तो स्थैतिक घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु को स्थिर रखता है तथा बल लगाने पर उसे गति करने से रोकता है। इसको साथियों स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब दोस्तों जो बात करें अगर द्रव घर्षण की, तो साथियों जो द्रव घर्षण है ये जिसे ड्रैग ये दोस्तों यानी कि प्रतिकर्षण भी कहा जाता है तब होता है जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ यानी दोस्तों द्रव या गैस से होकर गुजरती है तब दोस्तों द्रव घर्षण होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो सर्प घर्षण है ये साथियों इसको जो है गतिज घर्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह वह बल है जो एक दूसरे के ऊपर से फिसलने वाली दो सतहों की गति का प्रतिरोध करता है।
तो इसको दोस्तों जो है सर्पल घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है घर्षण के प्रकार हैं, इनको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण जो है पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, दोस्तों अपवर्तन के कारण जो है पत्ती पर जो पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है अपचय कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जो है अपचय कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर पहला है, मतलब दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो दोस्तों जो अपचय है एक चयापचय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की रिहाई के साथ जटिल अणु सरल में टूट जाते हैं। यह टूटने की प्रक्रिया ऊर्जा को मुक्त करती है और जिसका उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में डिकम्पोजर या अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। इसको दोस्तों अपचय कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जो विखंडन है। तो साथियों जो विखंडन है ये अपरदहारी जैसे केचुआ अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को दोस्तों विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं लीचिंग की। तो लीचिंग क्या है दोस्तों? तो ये साथियों जो लीचिंग है, लीचिंग की प्रक्रिया से पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी के क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसको दोस्तों लीचिंग कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपघटन की। तो यह किसी पदार्थ को उसके घटक भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन प्रकृति में होता है और इसे क्षय या सड़न भी कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है अपघटन कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीओडी के विषय में सही है। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है बीओडी के विषय में सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आमतौर पर सीओडी से कम होता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग सभी विकल्प और अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ का एक माप। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, और दोस्तों आइए इसको समझते हैं थोड़ा। बीओडी यह जल में जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा है। इसको दोस्तों बीओडी कहते हैं। दोस्तों जो सीओडी है ये रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को संदर्भित करता है, अर्थात जैव निम्नीकरण के साथ साथ गैर जैव निम्नीकरण जैविक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। दोस्तों जो सीओडी और जो बीओडी है इक्वल टू होता है गैर जैव निम्नीकरण जैविक पदार्थ। दोस्तों जो है ये इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। साथियों जो एक परमाणु के नाभिक में जो है क्या होते हैं आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फैक्ट की बात करते हैं तो एक परमाणु में 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों जो प्रोटॉन है ये परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले धनात्मक आवेशित उप परमाणु कण हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी खोज की तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों इसकी खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज किया था। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है ये केंद्र के आसपास की कक्षाओं में पाए जाने वाले ऋणात्मक आवेशित उप परमाणु कण हैं। इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों थॉमसन ने किया था। किसने किया था? दोस्तों जे थॉमसन ने जो है इसकी खोज किया था। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो इसमें दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, मतलब दोस्तों जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन के साथ परमाणु के वजन का लगभग आधा वजन होता है
और दोस्तों ये केंद्र में प्रोटॉन के साथ उपस्थित होते हैं और आकर्षण के नाभिकीय बल से दोस्तों ये बंधे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूट्रॉन दोस्तों इसकी खोज किसने किया था, साथियों इसकी खोज जो है चैडविक ने किया था। किसने किया था? तो दोस्तों चैडविक ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो अग्नाशय है, अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन दोस्तों अगर अपर्याप्त स्राव होता है, इसका मतलब दोस्तों उपयोग से दोस्तों ज्यादा इसका स्राव होता है, तो दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह मेलिटस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मधुमेह मेलिटस रोग जो है ये होता है इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। तो दोस्तों मधुमेह मेलिटस बीमारियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो प्रभावित करता है कि आपका शरीर रक्त शर्करा यानी दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग कैसे करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो राइबोसोम है ये कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों ये जो है कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरता है। ठीक है, इसने भी दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 लगाया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिशा में डैश ही वेग होता है। साथियों आप सभी को मालूम होगा कि वेग क्या होता है। तो दोस्तों किसी विशेष दिशा में चाल ही वेग होता है। चाल दोस्तों क्या है? यही जो है एक वेग होता है। साथियों जो चाल है इसमें दिशा नहीं होती है और जो वेग है इसमें दिशा होती है। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि किसी विशेष दिशा में, इसलिए दोस्तों जो चाल है यही जो है अगर इसमें दिशा दे दी जाएगी तो दोस्तों जो है ये वेग बन जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फैक्ट की बात करते हैं। तो साथियों जो त्वरण है, त्वरण को समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो त्वरण है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें विस्थापन की तो यह एक निश्चित दिशा में पिंड द्वारा तय किए गई जो है सबसे छोटी दूरी है। दोस्तों जैसे मान लिया हमने जो है यहाँ से चलना शुरू किया और दोस्तों यहाँ पर गए बी पर, और दोस्तों कितना चला? तो 5 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर चला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सी पर गए तो यहाँ पर दोस्तों 4 किलोमीटर चला। चलना शुरू कहाँ से किया था? दोस्तों हमने जो है ए से चलना शुरू किया था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमने दोस्तों कितनी दूरी तय की, तब साथियों 5+4, 5+4 मतलब दोस्तों 9 किलोमीटर दोस्तों हमने दूरी तय की। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि हमने जो है कितना दोस्तों विस्थापन तय किया, तब दोस्तों इसकी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब दोस्तों ये जो है इसको जब निकालोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, 3 4 5 आपको साथियों मैथ में ये मालूम होगा। ठीक है, ये दोस्तों ट्रिपलेट होता है तो 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्थापन है तो साथियों जो है विस्थापन कितना हो जाएगा? ये दोस्तों 3 किलोमीटर दोस्तों ये जो है विस्थापन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि निश्चित दिशा में दोस्तों पिंड द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी, मतलब दोस्तों सबसे न्यूनतम जो दूरी है इसी को जो है विस्थापन कहते हैं। साथियों जो विस्थापन है ये सदिश राशि है और यह धनात्मक, ऋणात्मक और दोस्तों शून्य हो सकती है। ठीक है, विस्थापन की दोस्तों इकाई 1 मीटर है। ठीक है, मतलब दोस्तों इसकी जो यूनिट है ये मीटर होती है। और दोस्तों जो दूरी है ये एक निश्चित समय में एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की जो लंबाई है इसी को दूरी कहते हैं। मतलब दोस्तों जो कुल लंबाई, मतलब जो कुल पथ की जो लंबाई है इसी को दूरी कहते हैं। यह दोस्तों एक अदिश राशि है और यह हमेशा दोस्तों धनात्मक होती है। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है और साथ में जो विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परास क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 380 से 450 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 380 से 450 nm
जो है ये होता है। इसको आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसने भी दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? ऑप्शन दोस्तों है, चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकती है, चीनी अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है जिससे कि इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है, इंसुलिन का स्तर जो है चीनी द्वारा नियंत्रित सामान्य प्रतिक्रिया तंत्र का जवाब नहीं देता है, उसके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ये चौथा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रोगों के प्रकार की। तो साथियों जो रोग हैं, रोग के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और दोस्तों दूसरा होता है गैर संक्रामक रोग। दोस्तों जो संक्रामक रोग होते हैं, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलते हैं। वे दोस्तों जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि जैसे कीटाणुओं के कारण होते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल जो है सामान्य सर्दी, टाइफाइड और हैजा, इसके दोस्तों जो है संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक होता है गैर संक्रामक रोग। ये दोस्तों जो है रोग पोषण की कमी, गतिहीन जीवन शैली या दोस्तों आनुवांशिक दोष के कारण होते हैं। दोस्तों ये जो रोग हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों है रतौंधी और दोस्तों वर्णांता, ये दोस्तों जो रोग हैं ये गैर संक्रामक रोग हैं। ठीक है, दोस्तों बात कर लेते हैं मधुमेह की। तो यह एक दोस्तों चयापचय विकार है जो लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण होता है। इसका दोस्तों जो कारण है इंसुलिन हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा के कारण दोस्तों उच्च रक्त शर्करा है दोस्तों ग्लूकोज। लक्षण दोस्तों है कि बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, भूख में वृद्धि, कमजोरी, थकान, मुंह सूखना, ये दोस्तों इसके लक्षण है। दोस्तों अग्नाशय जो है दो हार्मोन स्रावित करता है, कौन कौन से? तो इंसुलिन और दोस्तों ग्लूकागॉन, ये दोस्तों जो है दो हार्मोन स्रावित करता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये साथियों जो रासायनिक है ये विस्फोटक बारूद में पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा दोस्तों अंग जो है पित्त द्रव उत्पन्न करता है? तो दोस्तों जो पित्त द्रव उत्पन्न करता है ये है यकृत। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दोस्तों आइए फैक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों जो यकृत है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। मतलब दोस्तों जो यकृत है, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह उदर के ऊपरी दाहिनी ओर स्थित होता है। यह पाचन और वसा के अवशोषण में दोस्तों सहायता के लिए पित्त का उत्पादन करता है। विटामिन और खनिज जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को संग्रहित करता है, रक्त को फिल्टर और संसाधित करता है, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है, ग्लूकोज को दोस्तों संग्रहित और जारी करके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो यकृत है ये क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं को पुनः जीवित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक दोस्तों क्षतिग्रस्त रहने से लीवर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो दोस्तों इसको हम बहुत ही आसान भाषा में आपको याद कराते हैं। जो पीतल है मतलब दोस्तों आप लोग ऐसे याद करिएगा पिताजी। क्या दोस्तों? पिताजी। इससे दोस्तों आपको मालूम चल जाए कि जो पीतल है इसके घटक क्या क्या है। पी से दोस्तों हो गया पीतल, पी से क्या हो गया दोस्तों? इससे हो गया पीतल। दोस्तों ता से हो गया तांबा और दोस्तों जो जी है इससे दोस्तों क्या हो गया? इससे साथियों हो गया जिंक या जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि साथियों जो पीतल है, पीतल जो है तांबा और जिंक का जो है घटक है। मतलब दोस्तों तांबा और जस्ता का जो है घटक है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए विभज्योतक कोशिकाएं विभाजन की स्थिति में होती हैं या विभाजन की शक्ति को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसका कारण है आर, गुदेदार पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं।
दोस्तों इसका सही विकल्प चुनना है। तो साथियों यहाँ पर जो है ए जो है सही हो जाएगा, मतलब जो आर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो रंध्र है ये रात में खुलते हैं और दोस्तों दिन में बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर चौथा है ए सत्य है, लेकिन दोस्तों आर असत्य है, तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है। दोस्तों इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है तत्व का प्रकार नहीं है। तो साथियों जो धातु है, अधातु है, दोस्तों जो उपधातु है, ये तत्व का प्रकार है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो गैस है ये दोस्तों तत्व का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक आवर्त सारणी उनके परमाणु क्रमांक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी में दोस्तों धातु, अधातु, दोस्तों उपधातु का असतत संयोजन होता है। और दोस्तों जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में क्षैतिज रूप से दोस्तों ये व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें दोस्तों आवर्त कहा जाता है। और मुख्य रूप से दोस्तों समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूह के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों 18 समूहों को स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, और जो 7 आवर्तों को पंक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है। तो दोस्तों जो गामा किरणों का गुण नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, सही है। गामा किरणें मोटी कंक्रीट और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकती हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। वे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों जो चौथा है इसमें कहा गया है कि वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को जो है मुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है कौन सा गुण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा है ये दोस्तों इसका गुण नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लाज्मा है ये साथियों पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों फैक्ट में ये बताया गया है कि जो प्लाज्मा दोस्तों है ये एक गर्म आयनित गैस है। इसमें इलेक्ट्रॉन, आयन और दोस्तों तटस्थ परमाणु होते हैं। इसे दोस्तों कभी कभी पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो ये दोस्तों प्लाज्मा है, क्योंकि दोस्तों यह जो है ठोस, द्रव और गैसों से अलग है। प्लाज्मा दोस्तों गैस को गर्म करके बनाया जाता है। साथियों जो प्लाज्मा है ये जो है गैस को गर्म करके बनाया जाता है। प्लाज्मा लगभग समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों से जो है ये बनता है। प्लाज्मा दोस्तों बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो साथियों ये जो है इसके फैक्ट थे, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हुए हैं। और साथियों मिलते हैं अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।